Dear students, welcome to CS Crux. Our today's topic is best first search in artificial intelligence. Best first search basically informed सर्च टेक्निक है या जिसे हम ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक बोलते हैं। वर्ड ह्यूरिस्टिक के मीनिंग्स को अगर हम थोड़ा सा समझें तो उर्दू में ह्यूरिस्टिक बोला जाता है तखमीने को या बोला जाता है अंदाजे को। इसी तरह से अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में ह्यूरिस्टिक बोला जाता है अनुमान को, और सिंपल इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम ह्यूरिस्टिक बोलते हैं गेस को। ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन को, ह्यूरिस्टिक वैल्यू को एज गाइड यूज करती है ताकि सर्च स्पेस को ज़्यादा फास्टली एक्सप्लोर किया जा सके, ज़्यादा क्विकली एक्सप्लोर किया जा सके। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या है, ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है जिसको वो एज गाइड यूज कर रही है सर्च स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन या ह्यूरिस्टिक वैल्यू एक एजुकेटेड गेस है जो बेसिकली क्या करता है, जो हमको हमारी करंट स्टेट से हमारी गोल स्टेट तक पहुंचने की एक कॉस्ट प्रोवाइड करता है। वो कॉस्ट एक्यूरेट नहीं होती, वो भी एक गेस होता है, एक अंदाजा होता है। हम जिस भी स्टेट पर मौजूद हैं उस स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने की कॉस्ट क्या है वो हमको प्रोवाइड करता है, और उस कॉस्ट की बेस पर हम सारी की सारी सर्च स्पेस को एक्सप्लोर नहीं करते, बल्कि हम जो मोस्ट प्रॉमिसिंग पाथ है उस पाथ पर जो नोड्स हमको मिलती हैं हम उन नोड्स पर मूव करते हैं। बाकी की जो नोड्स होती हैं हम उनको एक्सप्लोर नहीं करते। ऑटोमेटिकली जब हम बाकी की जो नोड्स होंगी उनको एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो हमारा टाइम जो है वो कम लगेगा। हमने पहले अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक पढ़ी। अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक में हम सभी नोड्स तक जाते थे। जब तक हमको गोल नोड नहीं मिल जाती हम सभी नोड्स को वन बाय वन जो वो एक्सप्लोर करते। जबकि यहां पर हमारे पास क्या आ गया, यहां पर एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ गई, एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन आ गया जो हमको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बता रहा है। तो जिस पाथ की कॉस्ट कम होगी ऑटोमेटिकली हम उस पाथ को अपना एक प्रॉमिसिंग पाथ कंसीडर करेंगे, उसी पाथ पर मूव करेंगे और बाकी के जो नोड्स हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो ये हमको एक गुड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। ऑप्टिमल हर केस में नहीं हो सकता। हम ऐसा बोल सकते हैं ये ज़रूरी नहीं कि हमको ऑप्टिमल रिजल्ट मिले, लेकिन हमको गुड सॉल्यूशंस या गुड रिजल्ट्स हैं वो ज़रूर मिलते हैं। यहाँ पर सारी कहानी बेस कर रही है टाइम पर कि हमारा टाइम कम लगना चाहिए, हमारी मेमोरी कम लगनी चाहिए। यहाँ पर कहानी ऑप्टिमलिटी की नहीं है। तो बेस्ट फर्स्ट सर्च बेसिकली एक इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक है जहां हम एक ह्यूरिस्टिक वैल्यू को जो है वो देखते हुए ह्यूरिस्टिक वैल्यू की बेस के ऊपर जो है हमारे गोल नोड को सर्च करेंगे। तो कहानी होपफुली कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। समझते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च को एक एग्जाम्पल की मदद से। हमने जब एक एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया तो बेस्ट फर्स्ट सर्च 100% हमको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेस्ट फर्स्ट सर्च का। तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है जो बेसिकली एक अनडायरेक्टेड बट वेटेड ग्राफ है। यहाँ पर हर नोड से दूसरे नोड तक पहुँचने का जो कॉस्ट है वो हमको दिया गया है। जैसा कि अगर आप देखो A से B तक पहुँचने का कॉस्ट 10 है, B से E तक पहुँचने का कॉस्ट 14 है, A से 6 तक पहुँचने का कॉस्ट 6 है। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है। जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो कॉस्ट को कंसीडर ही नहीं करता। वो किसको कंसीडर करता है? वो कंसीडर करता है जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है उसको। अब इस ये जो एग्जांपल है यहाँ पर जो A है ये हमारा स्टार्ट नोड है और जो G है ये हमारा गोल नोड है। हमको बेस्ट फर्स्ट सर्च को यूज करते हुए गोल नोड तक पहुंचना है। अब कहानी ये है कि होगा कुछ यूं, हमने हर नोड से गोल नोड तक पहुंचने की ह्यूरिस्टिक वैल्यू को देखना है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन को देखना है, ना कि एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने की कॉस्ट को। अब एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने की जो कॉस्ट है उसके रिलेटेड डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स हैं।
यहाँ पर आपने पहले शायद पढ़े भी हों, जिसमें बेलमैन फोर्ड है, इसी तरह से डाइजेस्ट्रा जो एल्गोरिदम है वो है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च की। यही डिफरेंस है इसमें। दोबारा से बता रहा हूं, इसने ये जो कॉस्ट है इसको कंसीडर नहीं करना। हर नोड से गोल नोड तक पहुंचने की जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है उसको कंसीडर करना, और यहां पर हमने ह्यूरिस्टिक वैल्यूज कैलकुलेट करके रखी हुई हैं। ए से गोल नोड तक पहुंचने का जो हमारे पास ह्यूरिस्टिक है, जो अंदाजा है, बेसिकली ये भी एक अंदाजा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हम सम टाइम ओवर एस्टिमेट करें, ऐसा भी हो सकता है कि हम सम टाइम अंडर एस्टिमेट करें, लेकिन ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च से अच्छा है, बेहतर है किसी ना किसी जगह पर। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ा सा हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की एक सिटी लाहौर की मैं बात करता हूँ। मुझको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना है, मेरे पास कोई गूगल मैप नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक जगह पर पहुँचता हूँ, वहाँ पर पहुँचकर किसी भी बंदे से पूछता हूँ कि मुझको फलां जगह पर पहुँचना है। फॉर एग्जांपल, मुझको मीनार पाकिस्तान पर पहुँचना है, तो कहीं ना कहीं अगर उसका जो गैस है वो अगर अंडर एस्टिमेटेड भी है, वो थोड़ा बहुत मतलब मिलता जुलता नहीं भी है, तो भी पूरे के पूरे लाहौर को सर्च करने से बेहतर है कि मैं उसकी बात मतलब उसके किसी अंदाजे पर जो है वो मूव करता हूं, तो मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, ज़्यादा क्विकली अपनी जो मेरे डेस्टिनेशन है, जो गोल है, वहां तक पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा है कि हमारी ये वैल्यू ही गलत है, मतलब उसने मुझको कुछ समझाया, मुझको समझ कुछ आई, तो हमारा पूरे का पूरा जो रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। मीन टू से जो मेजर चीज है, जो मेजर पॉइंट है, वो क्या है, वो है ह्यूरिस्टिक वैल्यू। हमारा पूरे का पूरा एल्गोरिदम इसके ऊपर बेस कर रहा है। तो यहां पर ए से जी तक पहुंचने का जो हमने अंदाजा लगाया वो लगाया 39, और बी से जी तक पहुंचने का 31, सी से जी तक पहुंचने का 24। इसी तरह से हर नोड से गोल नोड तक पहुंचने की जो एस्टिमेट वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो हमने यहां पर लिख ली। क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि ये आपने कैसे काउंट की। पहली बात याद रखिए कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ना सिर्फ ये ग्राफ दिया गया हुआ होगा, बल्कि उसके साथ साथ आपको हर नोड से गोल नोड तक पहुंचने की जो कॉस्ट है, जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है, वो भी गिवन होगी। पहले नंबर पर तो ये जहन में रखिए। दूसरे नंबर पर ये याद रखिए कि कोई भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू या ह्यूरिस्टिक फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम डिफरेंट मैथमेटिक्स लगाते हैं, वो वेरी करता है सोल्यूशन टू सोल्यूशन। अगर हम इस ग्राफ की बात करें, या जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक नक्शे की अगर हम बात करें, तो वहां पर हम मोस्टली यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को, ठीक है, जिसको मैं STL लिख रहा हूं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। मीन्स हम हर नोड से जो हमारा गोल नोड है वहां तक पहुंचने का एक स्ट्रेट लाइंस के जरिए हम क्या करते हैं, हम एक अनुमान लगाते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं। ठीक हो गया, स्ट्रेट लाइन। तो बेसिकली इसी को यूज करते हुए ये जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है हमने यहां पर लिखी हुई है। अब समझते हैं जी कि ये वर्क कैसे करता है, किस तरह से एल्गोरिदम काम करता है। तो अगर हम देखें सबसे पहले हमारी स्टार्ट नोड को, तो स्टार्ट नोड है A। अब A नोड से हमारे पास फर्दर उसके जो सक्सेसर्स हैं वो कौन कौन से नोड है जहां तक हम जा सकते हैं। पहले नंबर पर है B, दूसरे नंबर पर है C, और इसी तरह से तीसरे नंबर पर है D। अब A से B तक पहुंचने का कास्ट है 10, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे लिख रहा हूं। और A से C तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो 13 है, और A से D तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो 6 है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी और एल्गोरिदम की बात कर रहे होते तो हम फटाफट से बोलते कि इसका कॉस्ट कम है, इससे आगे बढ़ते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, बेस्ट फर्स्ट सर्च इनको कंसीडर नहीं करता। हमको ये देखना है कि B से गोल नोड तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है। B से गोल नोड तक पहुंचने का कॉस्ट है कितना, 31। C से गोल नोड तक पहुंचने का कॉस्ट है कितना, 24। D से गोल नोड तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो कितना है, वो है 34। तो इन तीनों में से हमारे पास गोल नोड तक पहुंचने का कॉस्ट सबका कम किसका है, सबसे कम किसका है, वो है C का। तो हमने इस नोड की तरफ मूव करना है। दिस इज आवर प्रॉमिसिंग पाथ। हमने इस पाथ को चूज करना है, इन दोनों को हमने कंसीडर ही नहीं करना, हमने उधर मूव नहीं करना। अगर अनइन्फॉर्म्ड सर्च की बात करते तो हम सभी नोड्स पर जाते, तो हमने C से आगे देखना है कि C से आगे हम कहां कहां पर जा सकते हैं। C से आगे हम तो जा सकते हैं D पर, वापस भी लिख सकते हैं, और हम जा सकते हैं कहां पर जी, ये है D, और उसके साथ साथ हम F तक भी जा सकते हैं, और इसी तरह से हम कहां पर जा सकते हैं, हम E तक भी जा सकते हैं। ये जो कॉस्ट है इनको हमने कंसीडर नहीं करना। D से
जी तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है, डी से जी तक वो है 34, ठीक हो गया। अब सॉरी, अब एफ जो है, एफ से गोल नोड तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है 16 और ई से गोल नोड तक पहुंचने का कॉस्ट कितना है 18। मीन्स हमने बाकी नोड्स की तरफ नहीं जाना, अब हम मूव करेंगे कहां पर, एफ से आगे। तो एफ से आगे हमारे पास अगर आप देखो तो हम गोल नोड पर वैसे ही पहुंच गए, तो ये है जी हमारा गोल नोड। तो गोल नोड से गोल नोड का कॉस्ट 0 ही है। मीन्स हम ए से गए सी पर, सी से गए एफ पर, और एफ से हम कहां पर पहुंचे, हम हमारी गोल नोड पर पहुंचे। यहां से अगर हम देखें तो ए से हम सी पर गए, सी से हम एफ पर गए, और एफ से हम कहां पर पहुंचे, हमारी गोल नोड पर पहुंचे। तो मेजर जो चीज है, जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो इस कॉस्ट को, जो एजिस के ऊपर मेंशन्ड है, जो एक नोड से दूसरे नोड तक की कॉस्ट है, उसको कंसीडर नहीं करता। वो कंसीडर करता है किसको, जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है कि किसी भी पर्टिकुलर नोड से गोल नोड तक पहुंचने की जो कॉस्ट है वो क्या है। तो सिंपल कुछ इस तरह से अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पर लिखें तो ए से सी तक और सी से एफ तक, और एफ से हम कहाँ पर पहुँच गए जी, हमारे गोल नोड पर। तो ये सिंपल सा मेथड है किसका, बेस्ट फर्स्ट सर्च का। आपको यही माइंड में रखना है और कुछ भी आपको माइंड में नहीं रखना। और आपने इसके बारे में याद रखना है कि जो बेस्ट फर्स्ट सर्च है ये हमको गुड रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ऑप्टिमल हमको प्रोवाइड करे ना करे ये ज़रूरी नहीं, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट, समटाइम ये पूछा जाता है इंटरव्यूज में कि क्या ये एक कंप्लीट जो है वो एल्गोरिदम है। कंप्लीट एल्गोरिदम से मुराद ये है कि अगर हमारी सर्च स्पेस में गोल नोड मौजूद है तो क्या ये वहां पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो आपने बताना है कि कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं, कुछ ग्राफ्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये कहीं ना कहीं लूप पर में भी फंस जाता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं, इसलिए समटाइम इसको कंप्लीट एल्गोरिदम भी नहीं बोला जाता। तो होपफुली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। इसका बेसिकली काम क्या है, ये हमारा जो टाइम है वो कम कर रहा है, किससे, अनइन्फॉर्म्ड सर्च से। अगर हम डीएफएस की बात करें, बीएफएस की बात करें, तो वहां पर जो टाइम कम्प्लेक्सिटी थी वो क्या थी, वो थी ऑर्डर ऑफ बी की पावर डी, जहां पर बी क्या है वो है ब्रांच फैक्टर और डी क्या है वो है डेप्थ, ठीक है, जितने फर्दर हमारे पास लेवल्स होते हैं। तो इस यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा था, जबकि यहाँ पर हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है। हाँ, कहीं ना कहीं जहाँ पर रस्ट केस होगा वहाँ पर जो है इसकी भी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो होती है ऑर्डर ऑफ बी रेज़ टू पावर डी। तो होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।